Hey there, this is Pranshu Verma and let's get start our next lecture on system of particle and rotational motion. अपन लोग इन द लास्ट लेक्चर अपन लोग ख़त्म कर चुके हैं, क्या बोले तो सेंटर ऑफ मास का पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अपन लोगों का अब नेक्स्ट पॉइंट है रोटेशनल मोशन, ओके। और रोटेशनल मोशन को बड़े आराम से समझना है तसल्ली के साथ। यू नो व्हाट इज़ तसल्ली? आज मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई, मैंने उसको एक एडवाइस दी बहुत अच्छी कि बेटा तेरा पेट खराब है तो हींग खा, ठीक है। बट ही डजंट नो व्हाट इज़ हींग, सो मैंने उसको फ़ोटो भेजा। आप में से भी यदि किसी को ना पता हो कि व्हाट इज़ हींग, देन कॉन्टेक्ट में, ठीक ठीक है। चलिए, रोटेशनल मोशन ये नया कंसेप्ट है आपके लिए। देखो स्टिल आपने टिल नाउ कई सारे चैप्टर हो गए हैं, लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पार हो गया है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी हो गया, रोटेशनल मोशन बचा है, ठीक है। हमने इन सब चैप्टर्स में जो भी तो अभी तक पढ़ा है, वहाँ पे हमने मोशन पढ़ा है ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन, हर चैप्टर में अभी तक के, ठीक है। ठीक, मेन मोशन इन 1D हो 2D हो, वहाँ पे भी हमने जो पढ़ा है ट्रांसलेशनल मोशन में। देयर वाज अ स्मॉल डिस्कशन अबाउट द सर्कुलर मोशन इन लॉज ऑफ मोशन, ठीक। लॉज ऑफ मोशन में थोड़ा सा डिस्कशन था सर्कुलर मोशन का, उसके अलावा कुछ नहीं था, ठीक है। और सर्कुलर मोशन वो नेग्लिजिबल मानो, ठीक। तो उसके अलावा आपने अभी तक क्या पढ़ा है? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन अपन लोग इसको क्या कैसे बोलेंगे? व्हेन बॉडी moves in a straight path, ठीक, straight path, ठीक। और not in a periodic motion, basically periodic ना हो, if the motion is not periodic। देखो अभी मैं अभी आपको और अच्छे से समझाऊंगा। ये तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे ट्रांसलेशन मोशन का, अब हमारे जो डेफिनेशन है वो चेंज होगी इस चैप्टर में, बिकॉज वी हैव स्टडीड द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। एक सिस्टम है जिसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं। मैं ऐसा सिस्टम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका रिप्लिका बना सकूँ, नहीं तो ऐसे लेता, ठीक। इसका रिप्लिका बनाना पॉसिबल नहीं है मेरे से। वाई? बिकॉज माई ड्राइंग इज़ वेरी 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 बेकार, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा घटिया है, ठीक। तो नाउ देयर आर 4 पार्टिकल्स, ओके। ट्रांसलेशनल मोशन किसे बोलेंगे? ध्यान से सुन लो। इफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 पार्टिकल्स, ट्रांसलेशनल मोशन की यूनिवर्सल डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको बुक में नहीं मिलने वाली कहीं पे भी, इसलिए प्लीज़ नोट डाउन इट। इफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ 2 particles of a system is moving parallel, ओके। वो यदि पैरेलल मूव कर रही है, ये अपने ऐसे, या आप बोलो कि द मोशन ऑफ 2 पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ रिजिड बॉडी, ठीक, ऑफ अ सिस्टम is showing that the line joining of 2 particles is parallel to in each point of its path, okay। उसके पाथ में आने वाले हर पॉइंट पे जो लाइन ज्वाइनिंग है पॉइंट्स की, वो कैसी हो? पैरेलल हो। कैसी हो? पैरेलल। अब देखो, इसको भी देख लो, दिस इज द, ठीक, यहाँ पे ही होंगे। पैरेलल का मतलब ये नहीं होता कि यही पैरेलल है। नाउ दीज आर ऑल्सो पैरेलल, ये भी पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। 1 एक्सियल है, वो बात अलग है। यहाँ पे एक्सिस अलग अलग हो रहे हैं, बट एक्स एक्सिस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट जो उनका कंडीशंस है वो अलग अलग है, कोऑर्डिनेट्स जो है उनके अलग अलग है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स एक जगह ही है, एक ही एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, बट ऑल्सो दीज आर ऑल्सो पैरेलल लाइंस, ठीक। तो दो ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी कब कहलाएगी? व्हेन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 पार्टिकल्स of that system
द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू पार्टिकल ऑफ द सिस्टम इज मूविंग पैरेलल, ओके। यदि ऐसा कुछ हो रहा है, इफ इट इज हैपनिंग, देन वी से दैट बॉडी इज इन पैरेलल, body is in translational motion, body is in translational motion, क्लियर है। बट नाउ अपन लोगों को पढ़ना है रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर में अपने को पढ़ने का है रोटेशनल मोशन, और कंसेप्ट समझो रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है, ये भी आपको समझना जरूरी है, ओके। यही इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से सुनो। हाँ, ये एक पॉइंट है, पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल, ये किसी पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। इसके पास एक और पॉइंट है, पार्टिकल है, ठीक है, वो भी इसी पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है, ओके। रोटेट मतलब सर्कुलेट कर रहा है, सॉरी मैं रोटेट वर्ड यूज़ किया बिकॉज वो यूनिवर्सल है, लेकिन हम बोलेंगे सर्कुलेट कर रहा है। बोथ आर सर्कुलेटिंग अराउंड आवर सेम पॉइंट, अराउंड ए सम पॉइंट ओ, ओके। देयर इज अनदर थर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक, वो भी इसी पॉइंट के अराउंड सर्कुलेट कर रहा है, ओके। दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2 एंड दिस इज पॉइंट 3। इफ दीज 3 पॉइंट्स आर द पार्ट ऑफ ए बॉडी A, these 3 points are the part of a body A, okay, and this body is a rigid body, this body is a rigid body, then we say कि rigid body is in rotational motion। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अब देखो मैं सेंटेंस बोलूंगा और आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल दिया मैंने, क्या समझाया आपको। सिंगल पार्टिकल ऑलवेज कम्स इन अ सर्कुलर मोशन व्हेन इट सर्कुलेट अराउंड ए पॉइंट, व्हेन अ बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड अ पॉइंट, ठीक है, जब कोई बॉडी, ये बॉडी है, ओके, एंड इट्स रिवॉल्विंग अराउंड अ पॉइंट, then the motion is not the circular motion. This motion is known as rotational motion. When a small particle revolves around a point, जब एक small particle revolves करेगा किसी point के around, that will be circular motion. But when a body revolves around a point, that is rotational motion, that will be rotational motion। अब ध्यान से सुनो, और चीज़ें, कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे कंसेप्ट है जो हमें समझने हैं। व्हाट इज द कंसेप्ट? दिस इज R1, दिस इज R2 and this is R3। now look at here, all the particles are revolving or circulating, ठीक है, in the different radiuses, देखो क्या करो आप लोग एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। एक धागा लो, ठीक है, और उससे छोटा सा पत्थर बांधो, छोटा सा, बहुत छोटा, और धागे की जो लंबाई है वो काफ़ी रखना, इतना लंबा जो है स्ट्रिंग लेना, ठीक है, पतली सी, उसमें से आप एक छोटा पतला सा धागा पत्थर बांधना, स्टोन बांधना, ठीक है, और दूसरा लेना इतना ही बड़ा, उसमें इतना बड़ा पत्थर बांधना, स्टोन बांध, ठीक। देखो एक में इतना छोटा सा, छोटे से छोटा जितना जाल तक, और एक में थोड़ा बड़ा, काफ़ी बड़ा, दोनों को घुमाओ, और अपने एक फ्रेंड को बोलो दूर से देख, थोड़ा सा दूर से जाके देख, मतलब 5 to 10 मीटर, 5 मीटर चलेगा, ठीक, 5 मीटर की डिस्टेंस से जाके देख कैसा दिख रहा है, ठीक है, कैसा दिख रहा है, छोटा पत्थर घूम रहा है, उसको कैसा लगेगा, बंदे को जो आपसे 5 मीटर दूर है, उसको कैसा लगेगा कि एक छोटा सा पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, आया ना, ये होगा ऐसे, एक छोटा सा पत्थर लेना है आपको और घुमाना है, ओके। उसको कैसा लगेगा कि एक छोटा सा पार्टिकल है कोई और वो घूम रहा है ऐसे, ठीक। नाउ अब आप
दूसरा वही स्ट्रिंग लेना, उसी पे एक बड़ा पत्थर बांधना, ओके, और उसको बोलना, वो भी रिवॉल्व ऐसे ही करेगा, सेम डायरेक्शन में सेम चीज़ों से रिवॉल्व करेगा, बट नाउ उसको फील होगा कि कोई बड़ी चीज़ रिवॉल्व कर रही है, कोई बड़ी चीज़ रिवॉल्व कर रही है। देखो ध्यान से सुनो, क्या यहाँ पर आप रेडियसिस को अलग अलग कह सकते हो? द डिफरेंस बिटवीन दिस रेडियस एंड दिस रेडियस इज बहुत माइनर, बहुत स्मॉल है, अप्रॉक्सीमेटली 0, ठीक है। तो जिसमें ऐसा पार्टिकल जिसमें जो रेडियस डिफरेंस है ड्यू टू इट्स थिकनेस और व्हाट, ड्यू टू इट्स शेप, ठीक, वो बहुत कम है, वो बहुत माइनर है, उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन, ओके। और ये डिपेंड बहुत सारी चीज़ों पे करता है, ठीक है। और जिसमें ये डिफरेंस काफ़ी है, देखो, एक मैंने इस पार्ट को ले लिया, एक इस पार्ट को ले लिया, अच्छा खासा डिफरेंस है। ये डिफरेंस यदि ज़्यादा है तो दैट विल बी रोटेशनल मोशन। पल दो पल के पार तुम रहती थी। अब ध्यान से देखो और चीज़ें, कहीं कहीं हम रोटेशनल मोशन को सर्कुलर मोशन बोल देते हैं, और कहीं कहीं हम सर्कुलर मोशन को रोटेशनल मोशन बोल देते हैं, बोलते हैं। देखो ये सब डिपेंड करता है परसेप्शन पे, कई सारे फैक्टर हैं, जैसे कि ये रेडियस कितनी बड़ी है विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द पार्टिकल, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा कि ऑब्जर्वर कहाँ है, वेयर इज़ द ऑब्जर्वर। मैंने आपके फ्रेंड को 5 मीटर की डिस्टेंस पे भेजा, मैं यदि 50 मीटर की डिस्टेंस पे भेजता, या 15 मीटर, बोलेगा सारे दिखेगा ही नहीं वहाँ से, ठीक है, 15 मीटर की डिस्टेंस पे भेजता, तो ये पत्थर भी उसको छोटा दिखता। दिस स्टोन विल बी लाइक पार्टिकल फॉर हिम बिकॉज ही इज फार अवे, वो बहुत दूर है उससे। यहाँ पे 5 मीटर पे ही वो दूर हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो 15 मीटर पे जाके दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन बन सकता है। दिस रोटेशनल मोशन वी कैन से दैट दिस इज अ सर्कुलर मोशन व्हेन द ऑब्जर्वर इज वेरी वेरी फार। और आप क्या कह सकते हो, इस रेडियस को बहुत बड़ा कर दो। देखो कैसे, सब चीज़ सीखते जाओ। दिस इज 10 सेंटीमीटर, ये थिकनेस, द डायमीटर ऑफ दिस पार्टिकल, ओके, और इसको मैं 10 मीटर ले लूँ, बताओ। नाउ देखो 10 मीटर की रेडियस पे एक 10 सेंटीमीटर का पत्थर घूम रहा है, बताओ कितना डिफरेंस आएगा। यहाँ 10 सेंटीमीटर, यहाँ 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर आगे ऐड हो गया, कितना बचा, 10 सेंटीमीटर ऐड हो गया, कितना हुआ, 10 मीटर पॉइंट 10 और 10.1 में कोई खास डिफरेंस है क्या, नहीं। अच्छा चलो इसको 1 सेंटीमीटर ले लो, चाहे 1 सेंटीमीटर ले लोगे तो और कम हो जाएगा, देखा डिफरेंस कम हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, और नेग्लिजिबल होगा वो डिफरेंस, अपन लोग उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, नहीं मान सकते। तो ये केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, परसेप्शन पे, किस पे, परसेप्शन पे। अब यहाँ देखो, यदि मैं इस पार्टिकल को जिसकी थिकनेस मैंने बहुत छोटा लिया है, मतलब 0.5 सेंटीमीटर का ले लिया, इसका डायमीटर जो था ये दिस इज 0.5 सेंटीमीटर, ये सब परसेप्शन का खेल है, ओके। आई एम सीइंग दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। नाउ मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ कि भाई पास आ जा, कहीं कुछ नहीं करेगा, ये आधा मीटर की डिस्टेंस पे। तो आधा मीटर की डिस्टेंस पे ये पार्टिकल उसको अच्छे से दिखने लगेगा। अब आप यहाँ पे पूरा ऐसा नहीं घुमा रहे कि पंखुड़ी भी ना दिख रही, धीरे धीरे घुमा रहे हो, बस घुमा रहे हो ऐसे, ओके। क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है, यू हैव टू स्टडी, और आपको यहाँ पे सीखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये करामात नहीं करनी है, हम बहुत ही बारीक चीज़ें पढ़ेंगे बस, ठीक है। छू के चले जाएंगे, टच करेंगे और चले जाएंगे, छू के बोले ना छूना मुझे, ठीक है, ऐसा करेंगे फिजिक्स के साथ, छू के बोलेंगे छूएंगे नहीं तुझे, ठीक। तो हम यदि मैं अपने दोस्त को पास बुलाऊं, आधा मीटर की डिस्टेंस मतलब 50 सेंटीमीटर पे, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम डूइंग लाइक दिस,
विद द पार्टिकल, और पार्टिकल उसको मैग्नीफाई होके दिखने लगा. नाउ ही कैन मेजर द डिफरेंसेस, दिस रेडियस डिफरेंसेस वो मेज़र कर सकता है. तो ये सर्कुलर मोशन भी क्या बन जाएगा, रोटेशनल मोशन बन जाएगा. रोटेशनल मोशन बन जाएगा. बेसिकली आप यदि पार्टिकल के अंदर पार्टिकल देख सकते हैं, इफ़ यू कैन से कि पार्टिकल इज नॉट देयर, दिस इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, बिकॉज यहाँ पे पार्टिकल दुनिया में केवल 3 ही है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एंड वेयर द इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो द बेस पार्टिकल, वो सबसे छोटा है. उसके अलावा सब के सब सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैं. यस, बिल्कुल सही बात. एटम, मॉलिक्यूल, सब के सब सिस्टम ऑफ पार्टिकल हैं बेसिकली, लेकिन हम उनको परसेप्शन के हिसाब से अपनी इनकन्वीनियंस और कन्वीनियंस बनाने के लिए, ठीक है, हमारे को तकलीफ ना हो, ठीक है, उसके हिसाब से अपन लोग उसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल या पार्टिकल बोल देते हैं. ठीक है, यदि हम इस छोटे से पार्टिकल को भी, छोटे से सिस्टम को भी पार्टिकल बोलें, तो इसमें भी बहुत सारी मॉलिक्यूल और एटम होंगे. ठीक है, तो उतना अंदर नहीं जाना हमको डीप में नहीं जाना, हमको थोड़ा बाहर रहना है और बाहर से देखना है. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में फ़र्क समझ में आ गया होगा. अब अंदर जा रहा हूँ मैं, कई सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ. रोटेशनल मोशन में आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, डेफिनेशन लिख लो चाहे इसकी, या इसके बारे में 1-2 लाइन तो लिख ही लो, कि when all the particles of a rigid body revolves around a point, with same angular velocity. रिजिड बॉडी है तो एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी ही पड़ेगी. जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, मैं सही बात बताऊं कि एंगुलर वेलोसिटी हैज़ टू बी सेम व्हेन रिजिड बॉडी रिवॉल्व अराउंड अ पॉइंट. ओके, दैट motion will be rotational motion. ठीक, अब आपके पास जो भी चीज़ घूमती हुई दिखाई दे आपको, आप उसको बोलो कि वो रोटेशनल मोशन में ही है. ओके, दैट थिंग इज इन रोटेशनल मोशन. ओके, इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है रोलिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लिटरली बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है. मेंस में बहुत सवाल आ रहे हैं, नीट में भी बहुत सवाल आ रहे हैं उससे. क्लियर है? ओके, यहाँ पे आप लोग कोई भी डिवाइस बना लो, जैसे आपकी मेरे ख्याल से इस टाइप की एक NCERT बुक में फिगर मिलेगी. ओके, कुछ ऐसी तंबूर ऐसी. ओके, तो उसमें बताया गया है कि यदि इस पॉइंट से फिक्स कर दूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉइंट को फिक्स नहीं किया है, क्योंकि जनरली पॉइंट फिक्स होता है, फिक्स पॉइंट. ठीक, अब इसके अराउंड वो घूम सकती है. ये R डिस्टेंस है, ये R1 मान ली, कोई पार्टिकल R2 पे होगा, कोई पार्टिकल देखो यहाँ पे पीछे R3 होंगे, कुछ पार्टिकल R5 पे होंगे. सबकी रेडियसिस अलग अलग है, लेकिन सब के सब एक ही पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो टोटल बॉडी रिवॉल्व कर रही है. तो व्हेन टोटल बॉडी, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दिस बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड अ पॉइंट. ठीक है, वेदर इट इज फिक्स्ड और नॉट, ये भी जरूरी नहीं है. देखो आप ऐसे घुमाओगे, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ के घुमा दो, तो ये इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड नहीं रिवॉल्व करेगा, ये है ना, आप घुमा सकते हो ऐसे करके. तो दिस मार्कर इज नॉट मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट. सो अपन लोग यहाँ पे फिक्स पॉइंट बोले ऐसा नेसेसरी नहीं है, लेकिन जनरल केस में हमारे फिक्स पॉइंट होगा. क्लियर? अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि सारे फंडे पुराने लगेंगे जो आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं. हटाओ, क्या क्या पढ़े हैं आपने? मैंने सब पढ़ा है आपको. देखो, रोटेशनल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन व्हेन many particles are circulate or in a circular motion with a same angular velocity. ठीक है, with the same angular velocity. I am saying velocity, I am not saying speed. ये भी याद रखना. The velocity should be same. Angular velocity of all particles is same
ऑफ ऑल पार्टिकल इज सेम। ओके, और क्या चीज़ है कि भाई वो रिजिड बॉडी होने चाहिए। ओके, स्टेशनरी टू विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ये भी बात होनी चाहिए, तभी रिजिड बॉडी होंगे। तो विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर दे शुड स्टेशनरी। okay, then they all particles will be combinedly says that कि वे rotational motion में। okay, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। मैं आपको एक बारी रिवाइंड करा दूं कि मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाया था, है ना, और तीसरी चीज आपको पढ़ाई थी एंगुलर एक्सेलरेशन। हो गया, 3 चीजें पढ़ाई थी, इन 3 चीजों का ही यूज होने वाला है आगे। ओके, और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी सामना होगा, तो बिल्कुल तैयारी करके आना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास का। ओके, हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब भी कोई बॉडी किसी पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करेगी, ऐसे रिवॉल्व कर रही है, ओके, ये बॉडी है, तो ये अपने सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, ठीक है। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन the initial position and the final position of the rigid body enduring a rotational motion, okay, that will be angular displacement, that will represented by theta, okay, and the relation of theta and the translational motion भी होगा यहाँ पे, आपको बताया था पहले। जो आर्क कवर करेगा वो कितनी होगी, लेंथ होगी एक, ओके, तो आपको पता है एक रिलेशन, यदि याद हो तो बताओ, याद है कि नहीं, थीटा इक्वल टू एस बाई आर, थीटा इक्वल टू एस बाई आर, क्लियर, कोई प्रॉब्लम? एस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट या ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी बोल सकते हो आप, क्लियर। चलिए, इसकी जो वो होगी वो क्या होगी, रेडियन, क्लियर। और ये कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, जस्ट रिवाइंडिंग। ओके, एंगुलर वेलोसिटी वाज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब इसका हम नया फॉर्म पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे आज से इसका ये वाला फॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, डी थीटा बाई डी टी, वी से डी थीटा बाई डी टी, एंड दिस इज the differentiation of angular displacement with respect to time. What we said to it, differentiation of angular displacement with respect to time, that will call d theta by dt, and that will be the omega, that is omega. Okay, so now as you know theta is equal to s by r, so you can put the value of theta equal to s by r here. So right now r is a constant, so this value will become ds by dt. Now look at here, ds by dt, what is this, the displacement, differentiation of displacement with respect to time, a change in displacement upon time, that is called velocity. This is also the formula of omega. Okay, always remember these things, these are the key factors, these dibba are the key factors. Okay, now the last thing, angular acceleration. What is the angular acceleration, alpha, and what is the definition of angular acceleration? The rate of change of angular velocity with respect to time, the rate of change of angular velocity with respect to time, angular velocity का change rate with respect to time. Okay, so you just have to do one thing, अपन लोग अब इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, differentiation of velocity, angular velocity with respect to time, differentiation of angular velocity with respect to time, ठीक, okay, this will be alpha, ठीक,
Okay, now just put the value of omega from here, v by r. So this will become equal to d by dt, v by r. So now r is again constant, so this will become equal to dv by dt. Now what is dv by dt? This is the velocity change with respect to time. The rate of change of velocity with respect to time, that is the rate of change of velocity with respect to time. I think so, it is acceleration. So this is the new formula for you. न्यू तो है नहीं कुछ भी, बट ये थोड़ा सा, ये प्रोसेस थोड़ा सा नया है क्योंकि मैंने वहाँ पे डेल्टा लगाया था, है ना, मुझे याद है मैंने वहाँ पे डेल्टा लगाया था. बट राइट नाउ हियर आई एम यूजिंग डिफरेंशिएशन फॉर्म एंड दिस इज द परफेक्ट फॉर्मूला. यही परफेक्शन है. अपने को सिस्टम याद रखना है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है. इफ़ वी डोंट यूज़ दीज थिंग्स, ठीक है, तो अपने को परेशानी होगी. क्लियर है? हटा दूँ, अब इनको हटा दूँ, राम जी की कसम खाओ, हटा दी. चलिए हटा दिया. आज का लेक्चर अब बस बंद करूँगा, मैं टॉर्क पढ़ाऊँगा, लेकिन टॉर्क मैं आज ही ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है. देखो ध्यान से सुनो, टॉर्क क्या है. हम लोग तो टॉर्क पढ़ लेते थे 9th क्लास में. मैंने 9th क्लास में टॉर्क पढ़ा था और इसका नाम था बल आघूर्ण. हिंदी में नाम इसका क्या था? बल आघूर्ण, ठीक है. बहुत टिपिकल नाम थे, ठीक है. मैं जब टॉर्क पढ़ा तो मैं बल आघूर्ण भूल गया. ओके, ये याद रखना. तो टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क? लुक एट हियर. टॉर्क को क्या बताया गया है कि याद है कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन? रिमेंबर इट. व्हाट वाज द कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन? द कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, द कॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन. कई बच्चे सोच रहे होंगे टॉर्क था क्या? वाज फोर्स. क्या था? फोर्स था. फोर्स वाज द ट्रांसलेशनल मोशन कॉज. भाई कोई भी चीज मूव करेगी ऐसे 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 ऐसे, कैसे भी ऐसे, कुछ भी. यदि कोई भी चीज मूव कर रही है, तो उसका कॉज केवल और केवल एक चीज है, और वो है फोर्स. और बेसिकली इट इज नेट फोर्स होता है, लेकिन यहाँ पे अपन लोग मोटा मोटी पढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ को लेके. ओके, मोटा मोटी चीज़ पढ़ रहे हैं. तो ट्रांसलेशनल मोशन का कॉज कौन है? फोर्स. तभी आपने अभी तक लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर सब कुछ पढ़ा, लेकिन उसमें कहीं पे भी टॉर्क नाम नहीं आया, क्योंकि आपने ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा था. टिल नाउ यू हैव ओनली स्टडीड ट्रांसलेशनल मोशन. तो अपन लोगों ने टॉर्क की डिस्कशन ही नहीं की. बट नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर स्टडिंग ट्रांसलेशनल मोशन. तो आपको टॉर्क पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन इज. अच्छा, मुझे आवाज नहीं लगाना चाहिए, इजी लगाना चाहिए. ऐसा थोड़ी है कि बाल साहब अब कुछ हो रहे हैं, ऐसा नहीं. इज टॉर्क, ठीक है. मतलब रोटेशनल मोशन क्यों होगा? सोचो, वाई देयर विल बी अ रोटेशनल मोशन? बिकॉज ऑफ टॉर्क. अब हमें समझना होगा व्हाट इज टॉर्क, ठीक है. अब बेसिकली यही चीज पढ़नी है हमें कि व्हाट इज टॉर्क. तो टॉर्क क्या है? टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड लेंथ. फोर्स एंड लेंथ का क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है टॉर्क. देखो भाई, बचपन से आज तक आप लोगों ने गेट बहुत घुमाए हैं, कई सारे गेट ओपन किए, कई सारे गेट क्लोज किए. आप अभी भी अपने कमरे का जाके गेट खोल सकते हो और बंद कर सकते हो. एक बारी ट्राई करके देखो, गेट बंद करो और खोलो और मेरी आवाज़ सुनो. जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन माई वॉइस कि गेट खुल रहा है
गेट खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है। ध्यान से देखो तो गेट खुलता नहीं है, गेट अपने एक पॉइंट के अराउंड घूमता है, गेट रिवॉल्व करता है, गेट रोटेशनल मोशन करता है। ध्यान से सुन, गेट ऑलवेज इन द रोटेशनल मोशन व्हेन इट गेट ओपन और इट गेट क्लोज। मेरे इधर जस्ट इधर गेट है, इसलिए मैं गेट को देख के बोल रहा हूँ, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि गेट जब भी खुलेगा और बंद होगा तो रोटेशनल मोशन करेगा। व्हाट इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन? दैट इज टॉर्क। एंड हाउ विल यू कैलकुलेट द टॉर्क? जस्ट यू अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट। आपने इसको खोला ऐसे, अपनी तरफ खींच के खोला, तो यू आर अप्लाइंग योर मस्कुलर फोर्स। आप अपनी मसल्स का फोर्स लगा रहे हो, अपनी तरफ पुल कर रहे हो उसको, ठीक ठीक, ओके। सो यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, ओके। और जनरली आप जब फोर्स लगाते हो तो आप एक एंगल बनाते हो, यू मेड एन एंगल। ये रहा पॉइंट जिसके अराउंड गेट घूमता है, ओके। ये रहा गेट, ये रहा हैंडल, आपने इस पर लगाया एक फोर्स, ठीक है। अब आपने कैसे भी लगाया, मैं यहाँ पे 3D फिगर में नहीं दिखा सकता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ ऐसे पॉइंट बना के, और ये गेट को दिखा रहा हूँ बस सिंगल एक्सिस में, ठीक। आपने एक फोर्स लगाया किसी भी एंगल पे, ये एंगल पे फोर्स लगाया। जनरली हम परपेंडिकुलरली ही फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं किसी भी गेट पे, ताकि आप समझोगे कैसे, ठीक, आपको मैक्सिमम टॉर्क मिले, ठीक। ओके, नाउ दिस इज द लेंथ अराउंड विच द गेट या द डोर विल गोइंग टू बी ओपन। दिस इज द थिंग, दिस इज द फोर्स, ओके। और ये हमारा गेट है, ओके, ये हमारा गेट है, वो कुछ ऐसे घूमेगा, दिस विल बी मूव लाइक दिस, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, ठीक, दिस इज थीटा, दिस इज लेंथ वेक्टर, आगे बढ़ा दिया, और दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स। तो अपन लोगों को पता चलेगा कि F क्रॉस L, वैसे जनरली S से रिप्रेजेंट करते हैं, और टॉर्क है ये टाउ। दिस इज द फोर्स एंड लेंथ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। हटा दूं। चलिए अब मैं इसकी आसान फिगर दिखाता हूँ। ये रहा, ये फोर्स लगाया और वो घूम गया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैसे मैंने 90 डिग्री एंगल बना दिया है, ठीक है। इस पॉइंट के अराउंड मैंने L बोला है तो L ही ले लो इसको, ओके। सो नाउ अपन लोगों को यदि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो व्हाट वी हैव टू से, दिस FL sin थीटा, वेयर द थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ लुक एट हियर, L sin थीटा, L sin theta is the perpendicular length, L sin theta is the perpendicular length to the force। यदि ये L है, ओके, और फोर्स इस तरीके से लग रहा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, सॉरी, फोर्स के और लेंथ के बीच का एंगल थीटा है, ठीक, ओके। तो दिस विल बी L sin थीटा एंड दिस विल बी L cos थीटा। ध्यान से देखो, इफ इट इज L, दिस इज फोर्स, तो दिस विल बी L cos थीटा एंड दिस विल बी L sin थीटा। द टॉर्क विल प्रोड्यूस्ड ऑन दिस लेंथ, ओनली दिस लेंथ। देखो वहाँ पे L cos थीटा है क्या? नहीं, ओनली L sin थीटा इज अवेलेबल ऑन देयर। तो फोर्स केवल एक्ट करेगा L sin थीटा पे, L cos थीटा पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, और मतलब एक्ट करेगा, ऐसा नहीं एक्ट करेगा, बट ऑन दैट दिस लेंथ L cos थीटा देयर विल बी नो फोर्स, देयर विल बी नो टॉर्क, देयर विल बी नो टॉर्क ऑन L cos थीटा, ओके, ड्यू टू दिस फोर्स। क्लियर है ये चीज़? अब देखो डेफिनेशन क्या बच्चों वाली आती थी, बच्चों वाली डेफिनेशन क्या आती थी, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है, ओके, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कभी कभी बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है, टू मेक यू अंडरस्टैंड, अब लोग क्या बोलते हैं टॉर्क की डेफिनेशन, टॉर्क इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर लेंथ। दिस इज L sin थीटा इज परपेंडिकुलर ऑन फोर्स। देखो L sin थीटा यहाँ पे है, फोर्स ही रहा, L sin theta is perpendicular to the force, so we use that this definition is also correct कि force and
परपेंडिकुलर लेंथ के बीच का मल्टीप्लिकेशन नॉन एज द टॉर्क। ओके, दैट्स व्हाई वी यूज 90 डिग्री मोस्टली, बिकॉज उस टाइम पे हमें टाउ मैक्स मिलता है। देखो जरा, नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, टाउ इक्वल टू 0। कब? जब थीटा इक्वल टू क्या हो, 0। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में आप क्या ले लो, फोर्स है उसी डायरेक्शन में लेंथ ले लो। मतलब आपका गेट कुछ इस तरीके से है, वो ऐसे खुलने वाला है, ऐसे आप ऐसे फोर्स लगाओ, जिस लाइन में लेंथ है उसी लाइन में आप फोर्स लगा रहे हो। कितना फोर्स लगा लो, कितना ही फोर्स लगा लो, गेट टूट जरूर जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं। गेट ऐसे खुलने वाला है ना, ऐसे यहाँ से फिक्स है, ये ऐसा खुलेगा, ऐसे। अब आप फोर्स कैसे लगा रहे हो, ऐसे खुल जा, टूट गया, खुलेगा नहीं, कभी नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क ही पैदा नहीं होगा, देयर इज नो टॉर्क, बिकॉज आपका एंगल, फोर्स का एंगल और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना है, 0। फोर्स का एंगल, डिस्प्लेसमेंट का एंगल 0 है। क्लियर है? अब कई बच्चे बोल रहे होंगे कि सर हम गेट ऐसे खुलना था, हम ऐसे फोर्स लगाएं तब भी नहीं खुलता। वो प्रॉब्लम गेट की नहीं है, ठीक है, वो अपने अरेंजमेंट की प्रॉब्लम है। वो जो आपका सिस्टम बना हुआ है, आपकी डिवाइस जो बनी हुई है गेट ओपन और क्लोज करने की, वो अलग तरीके से है, ठीक है। तो उसकी बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब भाई मैं हर चीज़ का जवाब मेरे पास है पहले से ही, मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्या क्या शैतानी चलती है। जरा देखो, टाउ मैक्स की बात करें, व्हाट विल बी द टाउ मैक्स? मेरे ख्याल से एफ इंटू एल होगा। कब? जब साइन थीटा कम्स इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 90। यहीं पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। आपको गेट कम से कम एफर्ट में खोलना है। इफ़ यू वांट टू ओपन द गेट विदाउट अप्लाइंग मच फोर्स, बहुत कम फोर्स लगाना है आपको, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना। तो आप क्या करो, गेट पे जाओ, मस्त 90 डिग्री एंगल बनाओ, मस्त एकदम नाप के एकदम 90 डिग्री एंगल बनाओ और वहाँ से खींचो उसको। सबसे कम फोर्स लगाना होगा, पक्का मैं बोल रहा हूँ, लगा के देखो। आप ऐसे घूमो, ऐसे लगाओ फोर्स, ऐसे लगा के देखो और ऐसे लगाओ, ठीक, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ और ऐसे लगाओ, देखना किसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। एक्सपेरिमेंट है ये तो, टॉर्क तो एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट फोर्स की यूनिट न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट या लेंथ की यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर। ओह सर दिस इज द सेम एज वर्क की भी तो यही थी, न्यूटन मीटर। हाँ, तो कौन मना कर रहा है? वर्क एंड टॉर्क आर यूनिट वाइज सेम थिंग। यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो यूनिट दोनों की सेम है, बट यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? बेसिक डिफरेंस क्या है? अब ये भी बताओ सर, बेसिक डिफरेंस क्या है? कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैं एक बार एक ऐसे गवर्नमेंट टीचर से मिला था, वो फिजिक्स का टीचर था और मतलब 12th क्लास में पढ़ाता था, और वो कहता था कि वर्क एंड टॉर्क बोथ आर वन थिंग एंड दीज टू थिंग्स आर वेक्टर क्वांटिटी। उसका पता नहीं कंसेप्ट क्या था, कहाँ से पढ़ लिया था उसने, ठीक है, बट मैं उसको कभी भी कन्विंस नहीं कर पाया। मैंने उसको सारे के सारे एग्जाम्पल दे दिया कि सर नहीं, वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। बट उनकी क्या बोलें, वो 50 साल के थे, मानेंगे थोड़ी, वो तो हमें मानेंगे कि तुम गलत पढ़ा रहे बेटे, गलत ना पढ़ाओ। तो याद रखना, हम गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सही पढ़ा रहे हैं। वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर इज़ अ टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एंड दिस इज टाउ इक्वल टू एफ इंटू एस या एफ इंटू एल या एफ इंटू ए, आप जो भी बोलना चाहो। बट ये क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। आई टोल्ड यू कि इसका मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है, मिनिमम क्वांटिटी भी इसकी क्या होगी? मिनिमम क्वांटिटी देख दो, इसकी मिनिमम क्वांटिटी क्या होगी? एफ इंटू एल, बट माइनस डायरेक्शन के साथ। कब होगी ये? जब थीटा इक्वल टू 270 हो। कितना हो? 270। देखो ध्यान से, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इसीलिए हम इसको टाउ मिनिमम बोलते हैं। टाउ मिनिमम ये नहीं है,
दिस इज नॉट द टाउ मिनिमम, इट इज़ द इंटरमीडिएट पोजिशन ऑफ टाउ। ओके, ये हमें ये दो एंगल्स में मिलेगा, 0 इक्वल टू और पाई पे। ओके, दो सिचुएशन पे मिलेगा। ओके, गेट देखो, गेट पे अप्लाई करो ये चारों चीज़ें, टॉर्क समझ में आ जाएगा आपको। ओके, ये मैं कब बता रहा हूँ, इसकी बता रहा हूँ सिचुएशन, थीटा इक्वल टू 270 पे, ये रहा गेट। ओके, अपन लोग एंगल ऐसे लेते हैं, याद रखना, दिस इज 270 डिग्री। जब आप फोर्स ऐसे लगाओ और ये बंदा ऐसे, ओके, तो एट दैट टाइम द टॉर्क विल बी मिनिमम। ओके, बहुत बढ़िया। और आप एक काम करो, अच्छा नहीं, सॉरी बच्चों, सॉरी, ये तो 90 डिग्री पे ही आएगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, 90 डिग्री यहाँ पे होगा। ओके, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा ना फोर्स, ठीक है। ये तो मैंने गलत बना दी थी फिगर, ये होगी फिगर, देखो नीचे जा रहा है ना, नीचे ये एंगल होगा 270, किस तरफ जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। ओके, उसमें अपवर्ड जा रहा था तो मैंने एरो गलत बना दिया था, तो दिस विल बी 270 एंड एट दैट टाइम आप लगा रहे हो नीचे को, टॉर्क नीचे की तरफ ही जाएगा। ओके, टॉर्क नीचे की तरफ ही जाएगा, बट आपको मतलब रॉड नीचे की तरफ ही जाएगा, टॉर्क तो परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, वो भी सब बताऊंगा। बट एट दैट टाइम टॉर्क कितना होगा, मिनिमम होगा, क्वांटिटी वाइज सेम होगा, डायरेक्शन वाइज मिनिमम होगा। ओके, तो ये दो चार चीज़ें हैं जो टॉर्क के बारे में रिलेटेड हैं। अब कल को हम सीखेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर कुछ फंडे हैं जो हमें करने हैं, ठीक है। और उसी में लेक्चर में लास्ट में हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और उसके बाद हम रेडियस ऑफ जायरेशन भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कसम से बोल रहा हूँ, मेंस लेवल के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेडियस ऑफ जायरेशन, एज 2019 में उसका एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, इतना याद रखना। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल को। थैंक यू एवरीवन।